फ्रेंड्स, तो हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक साइक्लिकल इवेंट है फीमेल्स के अंदर, ठीक है ना, जो उनके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हमें दो बहुत ज़रूरी यहाँ पे हार्मोन्स हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों के बारे में कह रहे हैं, पहले हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए, फिर हम आगे की जो बात होगी उसको बहुत आसानी से हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला हमारा जो हार्मोन है वो उसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है ना, पहला हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का जो बेसिक फंक्शन है, और उसको जानने से पहले आपको पीछे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसका नाम है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। उसका नाम है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो अगर आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट को समझ गए एक बार ना, तो और इजी हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट पहले आपको समझ में आए। ठीक है ना। तो वहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हमने आपसे बात किया था कि जो एक लेयर बन रही थी, ठीक है ना, जो डेवलपिंग फॉलिकल है वहाँ पे एक लेयर बनती थी जिसको हम लोग नाम देते थे थीका इंटरना। और थीका इंटरना क्या बनाती थी, एस्ट्रोजन बनाती थी। आपको थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, पहला जो फंक्शन है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन करता क्या है, वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया करवाता है। यानी एंडोमेट्रियम के अंदर कह रहे हैं कि सेल के नंबर को इंक्रीज़ कराता है। हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है सेल का नंबर का बढ़ना। ठीक है ना। दूसरा काम होता है इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर वेस्कुलरिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। यानी यहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन, नए ब्लड वेसल्स, ठीक है, को बनाने का काम करता है। तीसरा काम है मायोमेट्रियम। जैसे हमने, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा यूट्रस के लेयर के बारे में ना, तो जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीच में जो लेयर होती है उसको हम लोग मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर, एपी और पेरीमेट्रियम। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक कह रहे हैं कि हमें एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बारे में, ठीक है ना, सीखना है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना। जो यूट्रस है उसकी जो इनर मोस्ट बाउंड्री है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। बीच वाला जो सेल का लेयर है उसको हम लोग मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम क्या है, मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी। तो मायोमेट्रियम के अंदर सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, सेल का नंबर नहीं बढ़ता है। जो सेल हैं पहले से, ठीक है ना, उनका क्या होता है, उनका साइज इंक्रीज़ करता है। तो अगर कहीं पे सेल का साइज इंक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है ना, नंबर नहीं बढ़ रहा हो, सेल का साइज इंक्रीज़ कर रहा हो, तो उस घटना को नाम देते हैं हाइपरट्रॉफी। तो एस्ट्रोजन जो है वो मायोमेट्रियम के अंदर हाइपरट्रॉफी करवाता है और एंडोमेट्रियम के अंदर हाइपरप्लाजिया। दोनों बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसको याद रखना। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से ना कि एंडोमेट्रियम के अंदर हाइपरप्लाजिया चल रहा है, यानी एंडोमेट्रियम के अंदर सेल का नंबर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और
मायोमेट्रियम के अंदर कह रहे हैं सेल का जो साइज है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब एक जगह सेल का नंबर बढ़ रहा है, दूसरी जगह सेल का साइज बढ़ रहा है, तो आगे लिख रहे हैं कि अल्टीमेटली इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल। ठीक है ना, तो दोनों मिल के यूट्रस का जो थिकनेस है, यूट्रस का जो थिकनेस है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी पॉइंट हो गए एस्ट्रोजन से रिलेटेड। अब दूसरा कह रहे हैं हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन आपको ध्यान में रखना है कि जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, ठीक है ना, जो मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफिन फॉलिकल होता है वहाँ से जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है, तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने के बाद जो कह रहे स्ट्रक्चर बच जाता है उसको नाम दिया जाता है कार्पस लूटियम। तो वही कार्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। ठीक है ना, कार्पस लूटियम किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन को सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे एंटी एबॉर्शन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो कभी कभी इनको प्रेगनेंसी हार्मोन या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, यानी जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेंगे। ठीक है ना, और क्या काम है, दे इंक्रीजेज द सिक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम के सिक्रेटरी नेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, एंडोमेट्रियम के सिक्रेटरी नेचर को बढ़ाते हैं एंड आल्सो इंक्रीजेज द एडहेसिव नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का जो एडहेसिव नेचर है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कह रहे हैं जाइगोट बनेगा, अगर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट जो है, ठीक है ना, वो आगे चल के एक घटना घटेगी जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियम के अंदर कह रहे हैं एडहेसिव नेचर हो, तभी वो, ठीक है ना, तभी वो क्या कर पाएगा, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट को अटैचमेंट दे पाएगा। ठीक है ना, और क्या करता है, डिक्रीज मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो मायोमेट्रियल के कंट्रैक्शन को क्या करता है, घटाता है। ठीक है ना, क्या करता है, घटाता है। एंड आल्सो मेंटेन थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल। ठीक है ना, यानी यूट्राइन वॉल की जो थिकनेस है उसको बनाने का काम किसका है, एस्ट्रोजन का, उसको बनाने का काम किसका है, एस्ट्रोजन का। ठीक है ना, और वो जो एस्ट्रोजन ने काम किया है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, तो ये ज़रूरी बातें थी जिसे हमने आपसे बात करने की कोशिश की, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आइडियल ड्यूरेशन होता है वो होता है 28 डेज़ का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज़ किया जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने कहाँ काम किया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। कहाँ काम किया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या बनाया, LH और FSH। क्या बनाया, LH और FSH। अब ये कह रहे हैं जो LH FSH हैं वो कहाँ काम करेंगे, ओवरी के ऊपर। और ओवरी से क्या सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हैं उनको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ओवेरियन हार्मोन हैं, बोलिए। ठीक है ना, और LH FSH ये कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन, ये दोनों मतलब दो यहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और दो पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन
इज एसोसिएटेड विथ सेक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का जो सेक्रेटरी नेचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्प किया। और डेवलप्ड एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। ये बात हमने पहले कर लिया, ठीक है ना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे हम 4 फेजेस में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला फेज़ होता है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो फेज़ होता है उसको हम लोग प्रोलिफरेटिव या प्री ओवुलेटरी फेज़ या इसको हम लोग एस्ट्रोजेनिक फेज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको हम बात करेंगे, समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तीसरा फेज़ होता है जहाँ पे ओवुलेशन होता है, इसलिए उसको हम लोग ओवुलेटरी फेज़ बोले। अच्छा देखिए, तो ये ओवुलेटरी फेज़ से पहले की अवस्था है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग प्री ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रोलिफरेटिव। ये प्रोलिफरेशन किसका होता है? यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, बेसिकली कह रहे हैं जो एंडोमेट्रियम, जो ब्लीडिंग फेज़ में एंडोमेट्रियम की जो सेल कह रहे हैं जो सेड ऑफ हुई हैं, ठीक है ना, जो टूट के बाहर आई हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? उन्हीं का नंबर बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको दूसरे फेज़ को प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं, ठीक है ना। और ओवुलेटरी फेज़ से पहले की अवस्था है, इसलिए इसको हम लोग प्री ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं, या और क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोजेनिक फेज़, ठीक है ना। तो अभी हमने आपसे बात किया ना कि थीका इंटरना, मतलब वो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में इस टाइम तक, ठीक है ना, इस टाइम तक कह रहे हैं कि थीका इंटरना का डेवलपमेंट हो चुका होगा और उसने क्या बनाया होगा? एस्ट्रोजन। उसने क्या बनाया होगा? एस्ट्रोजन, इसलिए इसको एस्ट्रोजेनिक फेज़ भी बोल रहे हैं। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन का काम है कि जो एंडोमेट्रियम की सेल्स जो वहाँ से कह रहे हैं कि टूट गई हैं, हट गई हैं, उनका नंबर फिर से किया जाना, बढ़ाया जाना, ठीक है ना। उसी को हमने हाइपरप्लाजिया नाम दिया था, उसी को हमने क्या नाम दिया था? हाइपरप्लाजिया। और नेक्स्ट फेज़ है चौथा फेज़, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। ल्यूटियल क्यों? क्योंकि ल्यूटियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट होगा और कार्पस लूटियम क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन इज एसोसिएटेड विथ सेक्रेटरी नेचर, सो आल्सो नोन एज लूटियल फेज इज आल्सो नोन एज सेक्रेटरी फेज, या ये ओवुलेटरी फेज के बाद की अवस्था है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो आई होप कि ये चारों बातें आपको थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। अब ब्लीडिंग फेज से एसोसिएटेड कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी, उसको ध्यान दे लेते हैं। तो ब्लीडिंग फेज जो है वो आपको 4 to 5 डेज़ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग फेज़ में होता क्या है? तो ब्लीडिंग फेज़ में वही कि एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं और उससे एसोसिएटेड जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, वो धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो टूट के वेजाइना के थ्रू, ठीक है, बाहर आती हैं ना। तो ब्लीडिंग फेज़ में देखिए, ब्लीडिंग फेज़ में GnRH FSH, मतलब GnRH कौन बनाता था? हाइपोथैलेमस। तो अगर हाइपोथैलेमस ने GnRH नहीं बनाया तो वो कह रहे हैं कि GnRH क्या काम करता था? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करता था, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता था? FSH-LH। तो GnRH नहीं होगा तो FSH नहीं होगा, LH नहीं होगा, ठीक है ना। और अभी कह रहे हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, यानी थीका इंटरना नहीं बना होगा, थीका इंटरना नहीं बना होगा। तो थीका इंटरना जब तक नहीं बनेगा तब तक एस्ट्रोजन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? कार्पस लूटियम बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? कार्पस लूटियम बनाता है। तो और कार्पस लूटियम कब बनेगा? जब ओवुलेशन हो जाएगा, जब ओवुलेशन, यानी आफ्टर ओवुलेशन कार्पस लूटियम विल फॉर्म एंड कार्पस लूटियम इज एसोसिएटेड विथ प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो आपको ब्लीडिंग फेज में क्या देखने को मिलेगा? GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सबका लेवल क्या होगा? सबका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा,
ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं, कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ कार्पस लूटियम। तो इससे पहले वाला जो कार्पस लूटियम होगा, मतलब पिछले मंथ के अंदर कह रहे हैं जो भी कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट अगर हुआ होगा, ठीक है ना, तो कार्पस लूटियम यहाँ पे उसका कंप्लीट डिजनरेशन हो चुका होगा, मतलब कार्पस लूटियम नहीं है, कार्पस लूटियम नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू विथड्रॉवल ऑफ सेक्स हार्मोन, मतलब जितने भी सेक्स हार्मोन हैं वो कहीं है ही नहीं, बोलिए कहीं नहीं है, ठीक है ना। उस चक्कर में प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के अंदर ढेर सारा प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका काम है विच काज आर्टरियोलर वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी आर्टरीज के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए ज़रूरी है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड का जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना, यानी ब्लड लॉस को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है। आगे फिर क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड तो कह रहे हैं कि जम जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो नहीं जमता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम। ये फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, अगर कह रहे हैं फाइब्रिन जो बनेगा ना, फाइब्रिन बनेगा तो उस फाइब्रिन को तोड़ने का काम है इनका। अब जब तक फाइब्रिन नहीं बनेगा तब तक ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखना है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एंड एवरेज 40 to 80 ml ब्लड लॉस पर साइकिल करें कितना खून बह जाता है, तो 40 to 80 ml, ठीक है ना। दूसरा फेज जो है उसको हमने क्या नाम दिया था, फॉलिकुलर क्यों, क्योंकि अब कह रहे हैं फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। एक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो गया होगा, दूसरा प्रोलिफरेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि नई सेल बनना, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की जो सेल ब्लीडिंग फेज में टूट गई हैं वो दोबारा से अब रीसिंथेसाइज होना उनका, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोजेनिक। तो आपको क्या पता है कि ये जो प्रोलिफरेशन है, इस प्रोलिफरेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कौन बनाता है, थीका इंटरना, बोलिए एस्ट्रोजन को कौन बनाता है, थीका इंटरना। थीका इंटरना इज द पार्ट ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल। और अभी देखिए अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो इसके 4 नाम हो गए ना। फॉलिकुलर क्यों, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेटिव क्यों, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रहा है किसका, एंडोमेट्रियम का। उस प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन को किसने बनाया, थीका इंटरना ने। तो इस फेज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी कह रहे हैं कि जीएनआरएच, ठीक है ना, जीएनआरएच बनना शुरू हो गया है। तो जीएनआरएच ने एंटीरियर, मतलब हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच बनाया होगा, जीएनआरएच ने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाया होगा। और कह रहे हैं कि थीका इंटरना का डेवलपमेंट अब तक हो चुका होगा, तो वहाँ पे आपको एस्ट्रोजन। अच्छा देखिए यहाँ पे अभी 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 कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन कहीं नहीं है पूरे पिक्चर में, प्रोजेस्टेरॉन गायब है, क्योंकि अभी कार्पस लूटियम नहीं बना है। जब तक कार्पस लूटियम नहीं बनेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। अभी क्या होगा, यूटेराइन जो ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है ना, वो बंद हो चुकी है, यूटेराइन ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, ठीक है ना, यानी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, इसी को बोले प्रोलिफरेशन, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। एंड थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल इंक्रीजेस, तो बताया तो था आपको ना, बोलिए थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल कैसे, क्योंकि एंडोमेट्रियल
हाइपरप्लाजिया करवाता है प्रोजेस्टेरॉन, और क्या करवाता है, मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरप्लाजिया हाइपरट्रॉफी दोनों ने मिल के यूटेराइन वॉल के थिकनेस को बढ़ाया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट फेज़ है ओवुलेटरी फेज़। तो ओवुलेशन के टाइम पे अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस घटना को बोलते हैं LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज, ठीक है ना। LH सर्ज का मतलब LH एट देयर पीक लेवल, ठीक है ना। LH सर्ज का मतलब क्या होगा, मतलब ये कौन सा डे है, ये डे है 14th डे, ठीक है ना। 14th डे पे LH सर्ज देखने को आपको मिलेगा, जिसमें LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है वो अचानक से बढ़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, मतलब ये कह रहे हैं ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन होने के बाद अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि कार्पस लूटियम बन गया। क्या बन गया, कार्पस लूटियम। इसलिए नेक्स्ट फेज़ को क्या नाम दिया गया, ल्यूटियल फेज़। कार्पस लूटियम क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। बोलिए क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, इसलिए इसको प्रोजेस्टेरॉनिक फेज बोलते हैं। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज एसोसिएटेड विथ सिक्रेटरी नेचर, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। या ओवुलेशन के बाद की अवस्था है, इसलिए इसको हम लोग पोस्ट ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखिए GnRH ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाया होगा, सॉरी GnRH ने इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH, ठीक है ना। तो अभी कह रहे फॉलिकुलर डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो चुका, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में ल्यूटियल फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, GnRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब LH सर्ज के बाद फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन नीचे आता है, इसलिए लिख रहे हैं कि GnRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर कंपैरेटिवली लो, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम बनेगा, ठीक है। एंड मोर सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो कार्पस लूटियम क्या बनाएगा, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ग्लैंडुलर कह रहे नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंडोमेट्रियम का जो ग्लैंडुलर नेचर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा था, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, ये ज़रूरी लाइन है ना, थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल मैक्सिमम एट 23rd डेज, मतलब 23वें दिन पे। ये कौन सा 23वां दिन है, जब से कह रहे हैं कि जब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, जब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, वहाँ से कह रहे हैं 14th डे पे ओवुलेशन हो चुका होगा, 14th डे पे ओवुलेशन हो चुका होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं बीच में 23rd डे आएगा, ठीक है ना। इस 23rd डेज पे कह रहे हैं कि जो थिकनेस है यूटेराइन वॉल की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ये हार्मोनल एक्टिविटी समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया, GnRH बनाया। GnRH ने कहाँ काम किया, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब पे काम किया, और वहाँ से क्या रिलीज़ करवाया, FSH और LH। FSH ने क्या काम किया, FSH ने फॉलिकुलर डेवलपमेंट या ग्रोविंग फॉलिकल, ठीक है ना, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प किया। और ठीक है ना, और कह रहे हैं कि FSH ने ओवरी पे काम किया, वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और ठीक है ना, इनिबिन, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो LH है, LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, बात हमने किया ना, LH सर्ज, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड कार्पस लूटियम जब बन गया होगा ना, तो कार्पस लूटियम को बेसिकली मेंटेन करने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। कार्पस लूटियम को
मेंटेन करने का काम किसका है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो ये जो कार्पस लुटियम है ये इस फेज़ में देखिए एस्ट्रोजन भी बनाता है, क्योंकि थीका इंटरना इसका इंटैक्ट है, थीका इंटरना कहीं गया नहीं है, ठीक है ना, वो कार्पस लुटियम का ही पार्ट है। तो एस्ट्रोजन भी रिलीज़ होगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ होगा। ये दो अलग से हार्मोन हैं, एक को नाम दिया जा रहा है रिलैक्सिन, दूसरे को बोल रहे हैं इनिबिन। इनका काम क्या है वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से, ठीक है ना। तो जो एस्ट्रोजन है, देखिए एस्ट्रोजन जो हार्मोन है प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो एस्ट्रोजन पहले तो कह रहे हैं कि प्रमोट करता है और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और क्या करता है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जो है वो प्रोटीन एनाबोलिज्म को बढ़ावा देता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन एनाबोलिज्म मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन वर्क्स विथ एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। अभी कह रहे हैं कि इम्प्लांटेशन की बारी आएगी, ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियम जो है ना, एंडोमेट्रियम का एक तो कह रहे हैं ग्लैंडुलर नेचर ज़रूरी है, दूसरा क्या है कि वो एंडोमेट्रियम जो है वो स्टिकी नेचर का हो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन ने मिल के काम किया और एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया फॉर इम्प्लांटेशन, ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड प्रिपेयर, देखिए ये मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है फॉर सीक्रेट मिल्क। तो ये तो मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में ये सब काम होगा, ठीक है ना। एंड इनहिबिट रिलीज ऑफ GnRH। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, GnRH के सिंथेसिस को कमज़ोर करता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि GnRH का काम क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बनाना और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाना। तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कभी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन अगर होगा तो फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन का काम क्या है, रिलैक्सिन इनहिबिट कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल। तो रिलैक्सिन जो है वो कह रहे हैं कि स्मूथ मसल मतलब यूटरस का जो स्मूथ मसल है, बेसिकली कह रहे हैं कि हमारा मायोमेट्रियम, उसके कंट्रैक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और क्या करता है, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है ना, जब बच्चा पैदा होना होगा तो ये इसका काम क्या होता है, इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। और कह रहे हैं कि यूटरस का जो सर्विक्स है उसको क्या करता है, डायलेट करता है, जिससे कि बच्चा आसानी से, कह रहे हैं कि बच्चा आसानी से, ठीक है ना, डिलीवर हो जाए। डिलीवरी को आसान बनाने के लिए रिलैक्सिन ने क्या क्या काम किया कि इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं लास्ट में, डायलेट यूटेराइन सर्विक्स, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा इनहिबिन। तो इनहिबिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH। इनहिबिन काम क्या है, FSH के रिलीज़ को इनहिबिट करना एंड टू लेजर एक्सटेंट LH, ठीक है ना। मतलब FSH को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना है, FSH की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हमने काम क्या बताया आपको कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कार्पस लूटियम को मेंटेन करता है। और कार्पस लूटियम का मेंटेन रहना ज़रूरी इसलिए है, कार्पस लूटियम का मेंटेन रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कार्पस लूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हमने क्या नाम दिया, एंटी अबॉर्शन या प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी को कह रहे हैं कि अगर मेंटेन रहना है तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन का जो कंसंट्रेशन है वो नीचे नहीं आना चाहिए। और प्रोजेस्टेरॉन को बनाने का काम किसका है, कार्पस लूटियम का है, ठीक है ना। और कार्पस लूटियम को मेंटेन कौन करता है,
तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सीखने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आप कोशिश करें कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट सीख जाएं, तो थोड़ा सा और ईज़िली आप इसको क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया आपको, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसके बाहर से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।